जरा सोचिए, एक ही परिवार के लोगों में इतनी सारी बातें एक जैसी क्यों होती हैं? और फिर पूरी धरती पर जीवन में इतनी अलग-अलग किस्में कैसे हैं? इन दोनों सवालों के जवाब और असल में हमारे होने की पूरी कहानी दो कमाल के आइडियाज में छुपी है। एक है आनुवंशिकता और दूसरा जैव विकास। आइए समझते हैं कि ये दोनों मिलकर हमारे वजूद की कहानी कैसे बताते हैं। हम सब ने ये देखा है कि बच्चे अक्सर अपने माता-पिता की तरह दिखते हैं, है ना? पर क्या कभी ये सोचा है कि ये छोटी सी साधारण सी बात कैसे धरती पर जीवन के लाखों करोड़ों साल के इतिहास का ताला खोल सकती है? चलिए आज इसी सवाल के साथ अपना सफर शुरू करते हैं। इस बड़े सवाल का जवाब हमें किसी बहुत बड़ी फैंसी लैब से नहीं मिला, बल्कि कहानी की शुरुआत हुई एक बहुत ही शांत और सादी सी जगह से, एक मठ के बगीचे से। यहीं पर पहली बार किसी ने यह समझना शुरू किया कि विरासत के नियम असल में काम कैसे करते हैं। ये हैं ग्रेगर मेंडल, एक ऑस्ट्रियाई मॉन्क जिन्होंने अपने बगीचे में काम करते करते साइंस की दुनिया में तहलका मचा दिया। उन्होंने इतने ध्यान से और इतने सलीके से अपने एक्सपेरिमेंट्स किए कि जेनेटिक्स यानी आनुवंशिकी की पूरी नींव ही रख दी, और इसीलिए आज हम उन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर मेंडल ने मटर के पौधे ही क्यों चुने? क्या कोई खास वजह थी? जी हाँ, और वजह भी बड़ी स्मार्ट थी। पहली बात तो ये कि इनकी उम्र बहुत कम होती है, सिर्फ 2-3 महीने, मतलब कम समय में ही कई पीढ़ियों पर स्टडी की जा सकती थी। दूसरा, इनमें 7 ऐसे गुण थे जो बिल्कुल साफ साफ अलग दिखते थे। और सबसे जरूरी बात, इन्हें संभालना और इनका क्रॉस पॉलिनेशन कंट्रोल करना बहुत आसान था। तो सालों तक इन मटर के पौधों पर काम करने के बाद मेंडल को कुछ पैटर्न दिखने लगे, और इन्हीं पैटर्न्स के आधार पर उन्होंने कुछ ऐसे नियम निकाले जो सिर्फ मटर पर नहीं बल्कि समझिए पूरे जीव विज्ञान की रूल बुक बन गए। तो मेंडल ने हमें विरासत की 3 बड़े नियम दिए। पहला, प्रभाविता का नियम, मतलब कुछ गुण ज्यादा ताकतवर होते हैं और दूसरों को दबा देते हैं। दूसरा, पृथक्करण का नियम, जो ये बताता है कि हर गुण के लिए जो फैक्टर जिम्मेदार हैं वो अगली पीढ़ी में जाने से पहले अलग अलग हो जाते हैं। और तीसरा, स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम, जो कहता है कि अलग अलग गुण एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते, वो आजाद होकर विरासत में मिलते हैं। अब इन नियमों को समझने के लिए मेंडल ने 2 तरह के एक्सपेरिमेंट किए। पहले उन्होंने एक बार में सिर्फ एक ही गुण पर ध्यान दिया, जैसे पौधे का लंबा या बौना होना। इसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। फिर उन्होंने एक साथ 2 गुणों को स्टडी किया, जैसे बीज का गोल होना और पीला होना। इसे डाईहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस को ही देख लीजिए। उन्होंने एक शुद्ध लंबा पौधा लिया यानी टीटी और उसका क्रॉस कराया एक शुद्ध बौने पौधे यानी टीटी से। और जानते हैं क्या हुआ? कमाल हो गया। पहली पीढ़ी, जिसे हम F1 कहते हैं, उसमें सारे के सारे पौधे लंबे निकले। बौनापन तो जैसे गायब ही हो गया। तो अब आया असली ट्विस्ट। मेंडल ने इन F1 पीढ़ी के पौधों का आपस में क्रॉस कराया, और ये देखने के लिए कि अगली पीढ़ी में क्या क्या हो सकता है, एक बहुत ही बढ़िया टूल का इस्तेमाल किया जाता है, पुनेट स्क्वायर। ये एक सिंपल सा चार्ट है जो हमें सारी संभावनाएं दिखा देता है। और जब नतीजे आए तो एक चौंकाने वाला पैटर्न दिखा। वो बौनापन जो पहली पीढ़ी में गायब हो गया था, वो दूसरी पीढ़ी में लौट आया, और अनुपात हमेशा एक ही था। हर 3 लंबे पौधों के लिए एक बौना पौधा। ये 3:1 का अनुपात, ये साइंस के लिए एक बहुत बहुत बड़ी खोज थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। मेंडल ने सिर्फ ये नहीं देखा कि पौधे दिखते कैसे हैं, उन्होंने उनकी जेनेटिक बनावट को समझा, और जब उन्होंने वो देखा तो असली राज खुला। अनुपात 3:1 नहीं, बल्कि 1:2:1 था। इसका मतलब एक पौधा था शुद्ध लंबा यानी टीटी, 2 पौधे थे जो दिखते तो लंबे थे पर उनके अंदर बौनेपन का जीन टीटी छिपा हुआ था, और एक पौधा था शुद्ध बौना टीटी। देखा? अच्छा, यहीं से जेनेटिक्स की भाषा के 2 बहुत जरूरी शब्द निकले। जब किसी गुण के लिए जीन के दोनों हिस्से एक जैसे हों, जैसे टीटी या टीटी, तो उसे कहते हैं समयुग्मजी या होमोजाइगस। और जब दोनों अलग अलग हों, जैसे टीटी, तो उसे कहते हैं विषम युग्मजी यानी हेटेरोजाइगस। सिंपल है ना? चलिए अब मेंडल के इस छोटे से बगीचे से बाहर निकलते हैं और कहानी के दूसरे और कहीं ज्यादा बड़े कैनवस पर चलते हैं, जिंदगी के एवोल्यूशन यानी जैव विकास की शानदार कहानी। तो जिंदगी शुरू कैसे हुई? वैज्ञानिकों का मानना है कि अरबों साल पहले इसकी शुरुआत बेजान चीजों से हुई थी। सोचिए, सबसे पहले थे सिर्फ बेसिक एलिमेंट्स,
कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। फिर ये जुड़े और बने मीथेन और अमोनिया जैसे सिंपल कंपाउंड्स। और फिर लाखों सालों में इनसे बने वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, जो असल में जिंदगी के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। और बस यहीं से जिंदगी की पहली चिंगारी भड़की। लेकिन सवाल ये है कि हमें करोड़ों साल पुरानी ये कहानी पता कैसे चली? इसका एक सबसे बड़ा सबूत है फॉसिल्स, यानी जीवाश्म। ये कुछ और नहीं बल्कि चट्टानों में दबे हुए जिंदगी के पुराने निशान हैं। और चट्टानों की परतें एक टाइमलाइन की तरह हैं। जितनी गहरी परत उतना ही पुराना फॉसिल। ये मानो धरती की अपनी पर्सनल डायरी हो। और सबूत सिर्फ चट्टानों में नहीं, हमारे और दूसरे जीवों के शरीर में भी छिपे हैं। देखिए, दो तरह के अंग होते हैं। एक होते हैं समझात अंग, जिनकी बनावट तो एक जैसी होती है पर काम अलग अलग, जैसे इंसान का हाथ और चमगादड़ का पंख। ये इशारा करते हैं कि हमारा कोई साझा पूर्वज रहा होगा। और दूसरे होते हैं समवृत्ति अंग, जिनकी बनावट अलग है पर काम एक जैसा है, जैसे तितली का पंख और चिड़िया का पंख। ये दिखाते हैं कि कैसे अलग अलग जीवों ने एक जैसी मुश्किलों का एक जैसा हल निकाला। अब वक्त है हमारी कहानी के दूसरे हीरो से मिलने का, चार्ल्स डार्विन। मेंडल ने बताया कि गुण आगे कैसे बढ़ते हैं, और डार्विन ने यह समझाया कि विकास की ये पूरी प्रक्रिया आखिर चलती कैसे है। डार्विन ने HMS बीगल नाम के जहाज पे पूरी दुनिया का चक्कर लगाया। जब वो गैलापागोस आइलैंड्स पहुंचे तो वहां के जीव जंतु देखकर हैरान रह गए। इन्हीं सब अनुभवों को समेटकर उन्होंने अपनी मशहूर किताब लिखी ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, और दुनिया को दिया नेचुरल सिलेक्शन का इंकलाबी आइडिया। तो ये नेचुरल सिलेक्शन आखिर है क्या? देखिए, ये बहुत सिंपल है। ये बस प्रकृति का चुनने का तरीका है। जिन जीवों में ऐसे गुण होते हैं जो उन्हें अपने माहौल में जिंदा रहने में ज्यादा मदद करते हैं, वो ज्यादा जीते हैं और ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। इसी को सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट भी कहते हैं। इस पूरे आइडिया को एक बहुत ही मशहूर लाइन में समझा जा सकता है, यहां वो नहीं बचता जो सबसे ताकतवर है या सबसे होशियार, यहां वो बचता है जो बदलाव के साथ सबसे बेहतर तरीके से ढल जाता है। तो चलिए अब कहानी के सबसे मजेदार हिस्से पर आते हैं। अब हम मेंडल के मटर के नियमों को डार्विन के विकास के सिद्धांत से जोड़ेंगे और देखेंगे कि पूरी तस्वीर कैसे बनती है। देखिए, यहां पर ये दोनों बड़े आइडियाज हाथ मिलाते हैं। मेंडल के नियमों से हमें पता चलता है कि आनुवंशिकता की वजह से जीवों में वेरिएशन यानी विभिन्नता आती है। अब ये वेरिएशन ही वो कच्चा माल है जिस पर डार्विन का नेचुरल सिलेक्शन काम करता है। प्रकृति उन वेरिएशन को चुनती है जो किसी माहौल के लिए सबसे अच्छे हैं। तो एक तरह से मेंडल ने बताया कि वेरिएशन कैसे पैदा होती है, और डार्विन ने बताया कि प्रकृति उस वेरिएशन को क्यों चुनती है, और इसी चुनाव से होता है इवोल्यूशन। तो आखिर में हम एक बड़े ही दिलचस्प सवाल पर आकर खड़े होते हैं। अगर जिंदगी के नियम यानी मेंडल के नियम इतने तय हैं, तो फिर इस धरती पर जिंदगी इतनी रंग बिरंगी और विविध कैसे हो गई? और इसका जवाब शायद इसी खूबसूरत तालमेल में छिपा है, विरासत के पक्के नियमों और विकास के अनगिनत मौकों के बीच। यही दोनों मिलकर जिंदगी की सबसे शानदार कहानी लिखते हैं।